सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का यह आपका लेसन 1 से लेकर के लेसन 11 तक का यह आपका नोट्स है, ठीक है ना। इसमें आपको सुपर रिवीजन भी मिलेंगे, कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे, कुछ आपको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो लेसन वाइज आपको देखने को मिलेगा और यह वीडियो सीटेड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लेसन 1 क्या है आपका, क्लास 6 एनसीईआरटी का सोशल साइंस का जो लेसन 1 है वह है आपका है क्या, कहां, कैसे और कब। इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो पॉइंट्स आपके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है इतिहास अतीत का अध्ययन है, यानी इतिहास जो है वो हमारे अतीत का क्या करता है, अध्ययन करता है, यानी बीते हुए समय का अध्ययन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। इतिहास हमें मानव जीवन में हुए परिवर्तनों की जानकारी देता है। इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक होते हैं, ठीक है ना। यानी इतिहास जानने के जो मुख्य स्रोत हैं वह पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातत्व, जिसको आर्कोलॉजी बोलते हैं, में प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी पुरातत्व में प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन होता है। इतिहास लिखने वाले विद्वान को इतिहासकार कहते हैं, यानी इतिहास लिखने वाला इतिहासकार कहलाता है। शिलालेख पत्थर या धातु पर लिखे जाते थे, यानी जो शिलालेख होते थे पहले वह पत्थर पे या धातुओं पर क्या करते थे, काट काट के उसको लिखा जाता था, उसको शिलालेख बोलते हैं। पांडुलिपियां जो होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी और ये हमेशा ताड़पत्रों पे या भोजपत्रों पे लिखी जाती थी, ठीक है ना। बाद में यह कागजों पे भी लिखा जाना शुरू हो गया, लेकिन पांडुलिपि पहले शुरू में ताड़पत्रों पे और भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। भारत का नाम भरत जन से जुड़ा माना जाता है और प्राचीन काल में जम्बू द्वीप भी कहा गया, यानी भारत जो है वह भरत जन से मतलब जुड़ा हुआ है और प्राचीन काल में भारत का जो नाम था वो जम्बू द्वीप भी था। लगभग 8000 वर्ष पहले लोग कृषि करने लगे थे, यानी 8000 वर्ष पहले के लोग कृषि करने लगे थे। नर्मदा घाटी प्रारंभिक मानव के निवास का महत्वपूर्ण क्षेत्र थी। गंगा घाटी में कृषि का विकास हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी गंगा घाटी में कृषि का विकास हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के विकास हुआ, ठीक है ना। और लगभग 2500 वर्ष पहले महाजनपदों का विकास हुआ और इतिहास में जो आपका वीसी है, जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, और जो एडी आपका जिसको ईसवी कहते हैं, का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है, यानी ईसा पूर्व वीसी के लिए प्रयोग होता है और एडी जो है वो ईसवी के लिए प्रयोग किया जाता है और यह इतिहास के समय को बताने के लिए क्या है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ आपके फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट देखिए ये कि इतिहास क्या है, इतिहास अतीत का अध्ययन है। पुरातत्व क्या है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन है। शिलालेख क्या है, पत्थर और धातु पर लेख लिखने को शिलालेख बोलते हैं। पांडुलिपि हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ पांडुलिपि कहलाता है। नर्मदा घाटी प्रारंभिक मानव का मतलब वहां पे बसा हुआ। सिंधु घाटी प्रथम नगर सभ्यता बसी और गंगा घाटी कृषि विकास, यानी गंगा घाटी में कृषि का विकास हुआ। और यहाँ पर कुछ रिवीजन टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ना पू शी पा नर सिंह, यानी पू से पुरातत्व और आपका सी से शिलालेख, पा से पांडुलिपि, नर से नर्मदा, सिंह से सिंधु सभ्यता और गौ से गंगा नदी, ठीक है ना। तो ये आपके लेसन 1 का इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसको एग्जाम में हर साल आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस। अभी आपको 2 से लेकर के 11 तक भी है, उसमें से भी आप पूरा देख लेंगे तो आपका एक कह सकते हैं कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद लेसन 7 भी आपको मिलेगा, फिर लेसन 8 भी ऐसे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपका जो लेसन 2 है, लेसन 2 आपका है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो अध्याय 2 है उसमें आखेट की बात करेंगे, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं, तो पहला कह रहा है कि प्रारंभिक मानव भोजन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था, यानी पहले का जो मानव था ना वह भोजन के लिए शिकार करता था और खाद्य का संग्रह करता था, यानी भोजन को इकट्ठा करता था वो। लगभग 12000 वर्ष पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ और 10000 वर्ष पहले खेती शुरू हुई, ठीक है ना। यह क्वेश्चन ऐसे भी है कि जलवायु परिवर्तन आज से 12000 साल पहले और खेती की शुरुआत 10000 साल पहले हुई। खेती के साथ अस्थायी जीवन और पशुपालन की शुरुआत हुई, यानी जब प्राचीन समय के लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो खेती करना जब शुरू किया तो वो एक जगह पर रहना भी शुरू कर दिए, ठीक है ना, और साथ में पशुपालन भी करना उन्होंने शुरू कर दिया।
सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले मतलब प्राचीन समय में सबसे पहले जो आदि मानव थे, चाहे फिर जो प्राचीन जो लोग थे, उन्होंने किसको मतलब उन्होंने पालतू बनाया, तो गाय भी थे उसमें। यानी सबसे पहले कह सकते हैं कि कुत्ते को पालतू बनाया गया, बाद में गाय, भेड़ और बकरी मतलब बैल पाले गए, ठीक है ना? यानी पालतू जानवरों में सबसे पहले कुत्ता ही आता है, बाद में उन्होंने गाय, भेड़, बकरी और बैल भी पाले थे। खेती के कारण गाँव का विकास हुआ और लोग अनाज का भंडारण करने लगे, ठीक है ना? पत्थर के औजार का उपयोग खेती और शिकार दोनों में होता था। मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि का महत्वपूर्ण स्थल है, जो वर्तमान बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। गेहूं और जौ प्रारंभिक प्रमुख फसलें थीं, ठीक है ना? सबसे पहले गेहूं और जो जौ था उस समय का प्रारंभिक फसलों में से एक था। कृषि से भोजन की नियमित उपलब्धता हुई, जिससे सभ्यताओं के विकास में कह सकते हैं कि मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी सभ्यता का विकास हुआ। भोजन उत्पादन मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो यह सभी जो आप पॉइंट्स आप देखें ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लेसन 2 का, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे इसका कुछ हम क्विक रिवीजन के साथ साथ इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसके पॉइंट्स है और है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? चलिए देखिए इसमें क्या क्या फैक्ट बनाए गए हैं, इन फैक्ट्स को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फैक्ट क्या है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभिक जीवन यानी शिकार प्लस खाद्य संग्रह। पहला पालतू पशु कुत्ता। प्रथम कृषि स्थल मेहरगढ़। मुख्य फसलें गेहूं और जौ। और कृषि के विकास आपके गांव का विकास, यानी कृषि का जब विकास हुआ तो गांव का विकास हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको एक पंक्ति में याद रखना है, तो शिकार, पशुपालन, खेती, गांव, सभ्यता, यानी यही मानव विकास का क्रम है, यानी विकास के क्रम को दिखाया गया। यानी सबसे पहले का जो मनुष्य था वो क्या करता था, शिकार करता था। फिर शिकार करने के बाद उसने क्या किया, पशुपालन करना शुरू किया। पशुपालन करने के बाद उसने खेती शुरू की, और खेती बाड़ी जब करना शुरू किया तो उस तरह से इन्होंने क्या बनाया, गांव बसाया। और जब गांव बसी तो मानव सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जो लेसन आपका 3 है उसके तरफ। लेसन 3 क्या है? लेसन 3 आपका प्रारंभिक नगर यानी इन द अर्लीस्ट सिटीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि भारत की प्रारंभिक यानी जो प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है ना? और हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा 1921 और मोहनजोदाड़ो 1922 की खोज ने इस सभ्यता को विश्व के सामने रखा। यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की जो है, यह दोनों, यानी हड़प्पा 1921 में खोज की गई थी और मोहनजोदाड़ो 1922 में खोज की गई थी इसकी, और तब जाके विश्व के सामने मतलब ये आया। कह रहा है कि ये नगर सुनियोजित थे, जहां सड़कें समकोण पर काटती थी और पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था। यानी इस कह सकते हैं सभ्यता में जो नगर बना था, उस नगरों में यह सभी विशेषताएं वहां पे थी। मोहनजोदाड़ो का जो महान स्नानगार है, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, और अनाज के लिए अन्न भंडारण, ठीक है ना, जो अन्न भंडारण है, इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का प्रमाण। यानी मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला था और जो अनाज भंडार के लिए जो मतलब बनाया गया, मतलब जो डिजाइनिंग थी, वह उस समय की इंजीनियरिंग को का प्रमाण देता है कि उस समय के लोग के पास भी क्या था, काफी ज्यादा स्किल थी, ठीक है ना? लोग गेहूं और तिल और कपास की खेती करते थे। कपास का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से है। यानी कह सकते हैं कि इस सभ्यता से ही मतलब कपास के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और कह रहा है कि व्यापार के लिए मुहरों का उपयोग होता था और मेसोपोटामिया के साथ संबंध थे। यानी मेसोपोटामिया के साथ का संबंध भी पता चलता है, और व्यापार में ये लोग मोहर का भी उपयोग करते थे, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सिंधु जो है ना, सिंधु लिपि आज भी अपठित यानी पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कहा जाए तो आज भी सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य बात है कि आज भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए सीटेट के क्या कहते हैं नजर से। तो कह रहा है कि प्रथम नगर सभ्यता, तो प्रथम नगर सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। महान स्नान घर आपको कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में था। प्रमुख नगर आपका हड़प्पा है। मोहनजोदाड़ो आपका लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन है। और प्रमुख फसल में आपका गेहूं और जौ, कपास, ठीक है ना? और लिपि की बात करें तो लिपि अपठित है। यानी आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर हड़प्पा सभ्यता है या फिर मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा जा नहीं सका है, ठीक है ना? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए यहाँ पे। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। महान स्नान घर कहाँ मिला, मोहनजोदाड़ो में मिला।
कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। और हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में, यानी हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो लेसन 4 आपका है, और वह है आपका वेद, जनपद, और क्या है आपका वेद, जनपद और महाजनपद। यानी वेद, जनपद और महाजनपद की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट्स आपके होंगे, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन वेद है, और जिसकी रचना वैदिक संस्कृति में हुई है। और कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी सबसे प्राचीन वेद इसमें से आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। 4 वेदों में से सबसे पुराना अगर कोई है तो आपका ऋग्वेद है, फिर इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद है। प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, और जबकि बाद में कृषि का महत्व बढ़ा। यानी प्रारंभिक वैदिक काल में क्या था ना, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में हम बात करेंगे तो पशुपालन मुख्य था, लेकिन बाद में कृषि का भी महत्व क्या हो गया, बढ़ गया था। जन जो शब्द है वो लोगों के समूह को कहते हैं, और जनपद और फिर लगभग 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद, महाजनपद मतलब बन करके उभरा था, और जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था, और बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया था। पाटलिपुत्र जो कि जिसका वर्तमान नाम आपका पटना है। गंगा के मैदान की जो उपजाऊ भूमि और लोहे के औजारों ने खेती और मतलब खेती और आर्थिक विकास को क्या की थी, गति दी थी। कर यानी टैक्स की बात करें तो टैक्स प्रणाली यानी कर प्रणाली और राजाओं का उदय राज्य व्यवस्था के प्रमुख स्तंभ कह सकते हैं कि थे उस समय में, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपका पहला है कि सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, कुल वेद आपके 4 हैं, महाजनपद आपके 16 हैं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध है, और प्रारंभिक राजधानी मगध की आपके क्या थी, राजगिरी थी, और बाद में राजधानी क्या बनी, पाटलिपुत्र, और प्रमुख व्यवसाय क्या था उनका, पशुपालन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ सीटेट रिवीजन ट्रिक्स में आपका दिया है 4, 16 मगध, राजपाट। तो इसको अगर क्रम से देखेंगे तो री का मतलब ऋग्वेद, 4 का मतलब 4 वेद, और आपका 16 मतलब 16 यानी 16 महाजनपद, मगध सबसे शक्तिशाली राज्य, और राज मतलब राजगिरी, पाट यानी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और उसके बाद आपका दिया हुआ है कि कुल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद। सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध था, और मगध की पहली राजधानी आपका राजगिरी था, बाद में आपका पाटलिपुत्र हुआ, ठीक है ना। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज को कई तरीके से ये बता रहा है कि जिससे कि आपको लर्न करने में कहीं से कोई मतलब परेशानी ना हो आपको, ठीक है ना। चलिए अगला लेसन आपका 5 है। 5 लेसन क्या है आपका, 5 लेसन है राज्य, राजा और एक प्राचीन राजगढ़ मतलब गणराज्य, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं। कह रहा है कि 2500 वर्ष पहले भारत में बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिसमें आपका राजतंत्र जैसे राजा द्वारा और गणराज्य यानी समूह द्वारा दोनों प्रचलित थे, ठीक है ना। यानी 2500 वर्ष पहले भारत में बड़े राज्यों का उदय हुआ था, उसमें आपका राजा द्वारा भी मतलब कुछ मतलब था, और कुछ गणराज्य भी थे जो लोगों के द्वारा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें आज के समय में एक तो हमारा राजतंत्र है, राजतंत्र तो अभी नहीं है, इस समय लोकतंत्र चलता है, यानी गणराज्य जिसको बोल सकते हैं, समूह द्वारा हम अपने जनता द्वारा वोट दे करके हम अपने लिए शासक चुनते हैं, ठीक है ना। तो उस समय वो व्यवस्थाएं थी, उस समय भी थी। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, जिसके लिए वह क्या करता था, वो टैक्स वसूलता था। मतलब राजा प्रजा की रक्षा करता था, लेकिन उसके लिए वो क्या करता था, प्रजा से ही वो टैक्स वसूलता था। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी भी क्या थे, शामिल थे। वज्र जिसको हम वृज भी बोलते हैं, वज्र संघ प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है ना। और लिच्छवी वज्र संघ का प्रमुख गण था। यहाँ निर्णय सभा में मिलकर लिए जाते थे, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जैसे बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथों में गणराज्यों की विस्तृत कह सकते हैं कि जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब यहाँ पे बताएगा थोड़ा थोड़ा आपको निकाल के, कह रहा है कि सीटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट में शासन व्यवस्था जिसको बोलते हैं राजतंत्र और गणराज्य। प्रमुख गणराज्य आपका वज्जी संघ है, प्रमुख गण आपका लिच्छवी है, राजधानी वैशाली, और राजा का कार्य सुरक्षा और प्रशासन को बढ़िया से चलाना, ठीक है ना। और कुछ ट्रिक्स भी इसमें दिया हुआ है, ब्रज से वैशाली और लिच्छवी की रखवाली,
ठीक है ना, ये आपका ट्रिक है। तो जैसे वज्र मतलब गणराज्य, वैशाली मतलब राजधानी, और लिच्छवी का मतलब होता है प्रमुख गण, ठीक है ना। चलिए अभी इंपॉर्टेंट में क्या है, कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था, तो वज्र संघ था, ठीक है ना। और वज्र की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। और वज्र संघ का प्रमुख गण कौन था, तो लिच्छवी था। और राजा की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, टैक्स था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे इसमें। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्स की बात करेंगे। और सिक्स लेसन क्या है आपका, सिक्स लेसन आपका है नए प्रश्न और विचार, यानी बौद्ध एवं जैन धर्म। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हर साल क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहला दिया है, कह रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा को प्रमुख सिद्धांत बताया, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, ठीक है ना, अगर हम गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, और धर्म चक्र परिवर्तन और कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब यह है कि सारनाथ में उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बिहार के बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे वह मेडिटेशन करके उन्होंने प्राप्त किया था। और अंतिम समय में वह कुशीनगर में आए थे, और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, देहांत हुई थी, ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न है, जिसमें पहला आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। जबकि बौद्ध धर्म में आपका मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया गया है, ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग दिए हैं, जिसमें बौद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है, और 4 आर्य सत्यों के बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्गों को बताया है, जिसपे चल करके मनुष्य अपने जीवन से कह सकते हैं कि दुखों का निवारण कर सकता है। ये महात्मा बुद्ध ने अपने इसमें बताए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ फैक्ट देख लीजिए इसमें। क्या है, महावीर जो थे वो क्या थे, 24वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। और बात करेंगे यहाँ पे जन्म उनका कुंडग्राम में हुआ था, और ये अहिंसा के मतलब सिद्धांत पे चलते थे। वहीं पे गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म लुम्बिनी, ठीक है ना, ज्ञान बोध गया में, और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण उनको मिला था कुशीनगर में। यानी महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना। और ये अहिंसा के सिद्धांत पर चलते थे। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान मिली थी, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। वहीं पर यहाँ पे सीटेड रिवीजन ट्रिक्स भी दिए गए, यानी बुद्ध लू बो साकू, जिसमें लुम्बिनी बोध गया सारनाथ कुशीनगर मतलब ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और वहीं पे महावीर की अगर हम बात करें तो महावीर में आपका है 12 अहिंसा, यानी कुंडग्राम 12 वर्ष तपस्या और अहिंसा के मार्ग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 24वां तीर्थकर कौन था, महावीर स्वामी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ठीक है ना। यह कुछ इनके इंपॉर्टेंट्स थे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे लेसन 7। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यह बहुत ही कह सकते हैं कि मुश्किल से मतलब इस तरह के नोट्स निकाल करके बनाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं आगे। अगला जो लेसन आपका है वो है अशोक, यानी एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो यह एक लेसन है, ठीक है ना, 7 लेसन है। उसमें क्या है चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है ना। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कलिंग का जो युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व के बाद हुई भारी जनहानि को देखकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म की नीति अपनाई थी। देखिए जो अशोक के लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वह कलिंग युद्ध माना जाता है। यानी अशोक पहले अपने साम्राज्य का विस्तार वो मतलब युद्ध लड़ करके करता था, लेकिन कलिंग जो कि आपके ओडिशा में मतलब ये एक ओडिशा का एक मतलब कह सकते हैं कि शहर है, उसको वो कभी मतलब जीत नहीं पाया था। तो उसको जब कलिंग को जीतने के लिए जब अशोक ने अपने सेना को लेकर के जब बढ़ा, और वहां पे जब युद्ध हुई, और जब वहां पे उसने मार काट मतलब करके जब उसने ब्लड सेट देखा ना, उसने जो मतलब खून की जो नदी उसने देखी ना, उसको देख करके उसका मन क्या होता है, बदल जाता है, और धम्म की नीति अपनाता है, और बौद्ध के शरण में मतलब बुद्ध के शरण में वो चला जाता है। कौन, अशोक, ठीक है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण लिया, और अपने संदेश शिलालेखों व स्तंभों पर क्या किए थे, गुदवाए थे, लिखवाए थे उसने जन कल्याण के लिए अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए।
धर्म प्रचार हेतु उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था। यानी अशोक ने कह सकते हैं कि धर्म के प्रचार के लिए, मतलब महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या है? पहला फैक्ट इसमें दिया हुआ है कि वंश की बात करेंगे तो मौर्य वंश, राजधानी पाटलिपुत्र, सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का युद्ध था, और युद्ध के बाद अपनाया क्या? धम्म नीति अपनाया था अशोक ने। ठीक है ना। और राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ अशोक का स्तंभ है, और राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका सत्यमेव जयते। ठीक है ना, जिसको मुंडक उपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ सीटेड रिवीजन ट्रिक्स बनाए हुए हैं, जैसे अशोक यानी क ध सी शी, यानी इसमें क से कलिंग युद्ध, और ध से धम्म, सी से शिलालेख, सी से सिंह स्तंभ। ठीक है ना। चलिए अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका कौन था? अशोक था। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। और युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई गई? धम्म नीति अपनाई गई। और अशोक के पुत्र यानी पुत्री का नाम क्या था? महेंद्र और संघमित्रा। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन आपका है, और वह है लेसन 8। क्या है 8? देखिए लेसन 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। ठीक है ना। यह एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का ये लेसन 8 है आपका सोशल साइंस का। चलिए देखिए इसमें क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में गांव और नगरों का तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ। गांव का जो मुख्य व्यवसाय कृषि था, जहां लोहे के औजारों के उपयोग से उत्पादन क्या हुआ था? बढ़ा था। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कि नगर व्यापार और शिल्प के केंद्र थे, मतलब नगर व्यापार और शिल्प के केंद्र थे, जहां कारीगर मिट्टी, लकड़ी, धातु और बुनकर क्या करते थे? काम करते थे। शिल्पकारों के संगठित समूह को श्रेणी यानी गिल्ड कहा जाता था, जो व्यापार को व्यवस्थित करते थे। व्यापार को सुगम बनाने के लिए पंच चिन्हित सिक्के, ठीक है ना, यानी पंच मार्क क्वाइन का उपयोग होता था। और कह रहा है कि यहाँ पे अरिका मेडू दक्षिण भारत का प्रथम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसके व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य से भी क्या थे? मतलब जुड़े हुए थे, मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें, जो इसमें कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट में पहला क्या कह रहा है कि गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और नगर का कार्य व्यापार और शिल्प का। और शिल्पकारों का संगठन क्या कहलाता है? श्रेणी। और प्राचीन सिक्के पंच चिन्ह सिक्के। और महत्वपूर्ण केंद्र अरिका मेडू। ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि गांव का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। शिल्पकारों के संगठन को क्या कहते थे? श्रेणी। और सबसे प्राचीन सिक्के कौन थे? पंच चिन्हित सिक्के। और दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन था? अरिका मेडू। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लेसन 9 का। लेसन 9 क्या है? व्यापार। क्या है लेसन 9? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है ना। चलिए पहला देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में व्यापार स्थल और समुद्री मार्गों से होता था। यानी प्राचीन भारत में व्यापार जो था वह स्थल और समुद्री मार्गों से होता था। और भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य से भी था, यानी रोमन साम्राज्य तक कह सकते हैं कि इसका व्यापार हुआ करता था। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत में या भारत से मसालों, कपास, रेशम और कीमती पत्थरों का निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत में सतवाहन वंश प्रमुख था, जिसकी कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, और जिसने बौद्ध धर्म का क्या कहता है? संरक्षण दिया था। ठीक है ना। और रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, तो कह रहा है कि रेशम मार्ग भारत, चीन और मध्य एशिया को आपस में जोड़ता था, जहां से वस्तुओं के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान होता था। और यहाँ पे जो फहान और हेनसांग है, यह प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो भारत आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था उस समय में। ठीक है ना। जिस समय वो भारत आए थे उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे विदेशों से मतलब बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। देखिए रेशम मार्ग क्या है? भारत चीन और मध्य एशिया के बीच का जो मतलब कह सकते हैं व्यापारिक मार्ग था, उसको बोलते थे रेशम। इस मार्ग से रेशम का व्यापार हुआ करता था। ठीक है ना। और प्रथम कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान और हेनसांग है। और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपका नालंदा। ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं प्रश्न। कह रहा है कि रेशम मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो भारत, चीन और मध्य एशिया को। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। प्राचीन भारत का
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। और सातवाहन वंश किस क्षेत्र में प्रमुख था? तो ये दक्षिण भारत में क्या था? प्रमुख था। ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे लेसन 10 की। और लेसन 10 क्या आपका दिया हुआ है? लेसन 10 आपका दिया हुआ है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें पहला पॉइंट क्या है? कह रहा है कि गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, स्वर्ण युग की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत का स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता है और इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उनकी विजयों का वर्णन हरिसेन द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मिलती है। यानी प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है उसको हरिसेन ने किया है और हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया है। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको विक्रमादित्य के समय में कला, व्यापार, साहित्य और विज्ञान, ठीक है ना, और आर्यभट्ट का विशेष विकास मतलब इसमें हुआ है। ठीक है ना। और दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी थी। ठीक है ना, बादामी थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लवों की स्थापत्य कला का क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए इसको देखते हैं। फिर इसके बाद लास्ट लेसन जो कि 11 होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसमें कह रहा है कि स्वर्ण युग गुप्त काल को, यानी स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। महान कवि कौन थे उस समय? कालिदास। और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी और चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। ठीक है ना। और भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने। और पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज को कई तरह से ये बता दिया जिसको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है जो कि लास्ट भी है क्लास 6 का, इमारतें, चित्र और तथा किताबें। तो इसमें है पहला आपका कह रहा है कि प्राचीन भारत में मंदिर, स्तूप और गुफाएं प्रमुख स्थापत्य थी। ठीक है ना। और सांची जो स्तूप है वो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। सांची का जो स्तूप है ये सबसे कह सकते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध का क्या है? स्मारक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों के लिए और एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन कला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह जो है वो एकास्म यानी एक चट्टान है। ठीक है ना। और अगला है आपका मंदिरों का सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? उसका गर्भगृह होता है। यानी किसी भी मंदिर का सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह होता है। और प्राचीन ग्रंथ पांडुलिपियां ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है ना। और रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत महर्षि वेदव्यास प्राचीन काल का कह सकते हैं कि ये महान महाकाव्य है, जिसको रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। यह प्राचीन काल के दो महान कह सकते हैं कि महाकाव्य ये हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है। इसमें कुछ बना के दिया हुआ है, जैसे प्रसिद्ध स्तूप आपका सांची का स्तूप है। प्रसिद्ध गुफाएं अजंता और एलोरा की हैं। और गर्भगृह मंदिर की सबसे प्राचीन कह सकते हैं कि पवित्र भाग होता है, सबसे पवित्र भाग होता है मंदिर का। महाकाव्य में आपका रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा था और महाभारत जिसको वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स देखिए क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे सीटेट के प्रश्न है। जैसे भारत की जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पे है? सांची में है। अजंता का जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। एलोरा की जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है ना। तो क्लास 6 से इतिहास का ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ये आपको पूरा ये कह सकते हैं कि लेसन 1 से लेकर 11 तक का ये पूरा एक शॉर्ट मतलब कह सकते हैं रिविजन था और इंपॉर्टेंट भी था। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्लास 6 का इतिहास का संपूर्ण मतलब सुपर रिविजन में क्या है आपका देखिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी ये प्रथम नगरी सभ्यता थी। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 16 महाजनपद मगध की सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं कि राज्य में से। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में ज्ञान मिली थी। सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। कुशीनगर उनकी मृत्यु हुई थी। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और धम्म नीति को अपनाया था उसने। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है भारत का। और कालिदास और आर्यभट्ट और ये लोग
ठीक है ना, उस समय के प्रसिद्ध थे। और स्थापत्य की बात करेंगे तो सांची का स्तूप और अजंता चित्र और एलोरा की जो कैलाश मंदिर है, ठीक है ना। तो यह सभी आपके जो पॉइंट्स थे आपके लेसन 1 से लेकर के लेसन 11 तक के, यह क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का था, जो कि सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्लास 7 का भी आपको पूरा ऐसे ही मिल जाएगा, क्लास 8 का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए और भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है ना। और वीडियो पे इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही नोट्स मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।